हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT12 लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत पिछले दिनों बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर EQ। वेक्टर है A = 0 1 2, B = 2 0 2, C = 0 2 3। तो इस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे कि यह वेक्टर्स का जो सेट है EQ के लिए बेसिस फॉर्म करता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ let D = D1 D2 D3 be any given vector in EQ, then D = λ1a plus λ2b plus λ3c, जहाँ λ1 λ2 λ3 क्या है, रियल नंबर है। तो इट इम्प्लाइज दैट D1 D2 D3 = λ1 a की जगह हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह से λ2 × b की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, λ3 × c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट D1 D2 D3 = λ1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस λ2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर λ3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से D1 D2 D3 = हमें क्या प्राप्त होता है, 2 λ2 λ1 + 2 λ3 2 λ1 + 2 लैम्डा2 + 3 λ3। तो अब यहाँ कंपेयर करने पर D1 = 2 λ2, D2 = λ1 + 2 λ3, D3 = 2 λ1 + 2 λ2 + 3 λ3। अब हम इसकी सहायता से λ1 λ2 λ3 का मान D1 D2 और D3 के टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 λ2 = D1, इट इम्प्लाइज दैट λ2 = D1/2। फिर λ1 + 2 λ3 = D2 दिया हुआ है, तो इससे हम λ1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, D2 - 2 λ3। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लेते हैं, 2 λ1 + 2 λ2 + 3 λ3 = D3। इट इम्प्लाइज दैट 2 × λ1 की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, प्लस 2 λ2 किसके इक्वल है, D1 के इक्वल है, तो यहाँ पर D1 लिख देंगे, फिर प्लस 3 λ3, ठीक है, = D3। अब यहाँ पर D2 - 4 λ3 + D1 + 3 λ3 = D3। तो यहाँ 2D2 फिर प्लस D1, यहाँ -4 λ3 + 3 λ3 - λ3 = D3। तो 2D2 + D1 D3 इधर लाएंगे, -D3 = λ3। तो यानी कि λ3 = 2D2 + D1 - D3। ठीक है, सो λ1 = D2 - 2 λ3 यहाँ से। तो इसमें हम D2 - 2 × λ3 की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो λ1 का वैल्यू जो है D1 D2 और D3 के टर्म्स में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखेंगे, हैंस D = ठीक है λ1 की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे इंटू a प्लस λ2 × b, λ2 का यह वैल्यू है, प्लस λ3 × c, λ3 का वैल्यू यह निकला हुआ है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम D को A B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर देंगे। द ABC स्पैन EQ। अब लिखेंगे, नाउ लेट λ1 λ2 λ3 बिलोंग्स टू R सच दैट λ1a + λ2b + λ3c = 0। तो यहाँ λ1 इंटू a का वैल्यू दे देंगे, λ2 b का वैल्यू दे देंगे, प्लस λ3 c का वैल्यू दे देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे λ1 को इससे, λ2 को इससे और λ3 को इससे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलता है, 2 λ2 λ1 + 2 λ3 2 λ1 + 2 λ2 + 3 λ3, इन तीनों को ऐड करने पर बराबर ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 0 0 0। अब यहाँ पर 2 λ2 = 0, λ1 + 2 λ3 = 0, 2 λ1 + 2 लैम्डा2 + 3 λ3 = 0। तो इससे λ2 में 0 मिल जाता है। अब इस λ2 का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर 2 λ1 + 3 λ3 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें λ3 का वैल्यू 0 मिलता है। λ3 का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें λ1 का वैल्यू 0 मिलता है। हैंस λ1 = λ2 = λ3 = 0। हैंस A B and C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दस A B and C फॉर्म अ बेसिस फॉर EQ। ठीक है, उसके बाद दूसरा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ K आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये तीनों वेक्टर क्या है, पहले वेक्टर को V1, दूसरे को V2 और तीसरे को V3 मान लेते हैं। अब ये तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब इन तीनों के द्वारा बनने वाला मैट्रिक्स A क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब यदि हम यह देख लें कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो उसके आधार पर हमें पता चल सकता है कि K का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए यह लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हम यहाँ पर यह लेकर के चलते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही कह चुका है कि ये तीनों वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बस हमें K का वैल्यू बताना है। ठीक है, किस वैल्यू के लिए, तो हम इसलिए बराबर नहीं है 0 के लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त होता है, -2। ठीक है, इसका वैल्यू हमें -2 प्राप्त होता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका वैल्यू हमें -2 प्राप्त होता है, यानी कि यह K पर डिपेंड नहीं करता है। इसका सीधा मतलब है कि K की जगह कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका मान हमेशा हमें 0 के इक्वल नहीं आएगा।
ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि के का कोई भी वैल्यू होगा तो यह क्या होगा, ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ के v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, के पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फिर उसी तरह से लेट v1 इज इक्वल टू 1 to 1, v2 इज इक्वल टू 1 k1, v3 इज इक्वल टू k0 1। तो यहाँ पर भी हमें के का वैल्यू बताना है जिससे कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब इन तीनों के द्वारा फॉर्म होने वाला मैट्रिक्स कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो। तो हम यह मानकर चलते हैं कि इनके द्वारा फॉर्म होने वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी इनका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो इसके द्वारा हम यहाँ पर जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है हमें, ठीक है, माइनस के प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी सहायता से हमें के का मान, के बारे में क्या पता चलता है कि के जो है 1 और 2 के इक्वल नहीं है। मतलब अगर के की जगह 1 और 2 पुट करेंगे या तो 0 के इक्वल हो जाएगा, जबकि हमें 0 के इक्वल नहीं होना है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 1 और 2 के इक्वल नहीं है के, यानी बाकी मान, बाकी कोई भी वैल्यू के की जगह पुट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। यानी के उन्हीं वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, क्या होगा, ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा जो 1 2 के इक्वल नहीं है। सो v1 v2 एंड v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट 1 एंड 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चेक वेदर द वेक्टर्स a1 a2 एंड a3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट, इस पर ध्यान देना है। इफ सो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देम। तो हम लिखेंगे वेक्टर्स a1 a2 एंड a3 विल बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने पर क्या प्राप्त होता है, 0। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए तीनों वेक्टर के द्वारा जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। और इंडिपेंडेंट होने के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए तीनों वेक्टर के द्वारा जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम इन तीनों के बीच में, चूँकि ये तीनों वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इस तरह से लेट λ1 λ2 λ3 बिलोंग्स टू आर सच दैट λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λ3 a3 इज इक्वल टू 0, देन λ1 इंटू 1 3 2 प्लस λ2 5 माइनस 2 1 प्लस λ3 माइनस 7 13 4 इज इक्वल टू 0 0 0। तो हम यहाँ λ1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस λ2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस λ3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करने पर λ1 प्लस 5 λ2 माइनस 7 λ3 इज इक्वल टू 0, 3 λ1 माइनस 2 λ2 प्लस 13 λ3 इज इक्वल टू 0, 2 λ1 प्लस λ2 प्लस 4 λ3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन इसका हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट ले लेते हैं तीनों इक्वेशन में, λ1 λ2 λ3 का, यहाँ λ1 λ2 λ3 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से इसे रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, रो एशेलॉन फॉर्म में। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 1 के नीचे में 0 0 लाएंगे, फिर उसके बाद जा करके फर्स्ट रो में जब हमें पहला एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है, बाकी उसके ठीक नीचे वाला एलिमेंट 0 0 हो जाएगा, तो फिर दूसरे रो में हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट 1 लाएंगे और उसके नीचे 0 लाएंगे। इस तरह से जब यह रो एशेलॉन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, रो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद तब हमें यहाँ पर इस रूप में आएगा। तब इससे हमें यहाँ एक इक्वेशन प्राप्त होता है, λ1 प्लस 5 λ2 माइनस 7 λ3 इज इक्वल टू 0 और λ2 माइनस 2 λ3 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 λ2 इज इक्वल टू 2 λ3, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ λ2 इन इक्वेशन 1, λ1 प्लस 5 इंटू 2 λ3 माइनस 7 λ3 इज इक्वल टू 0, तो λ1 प्लस 3 λ3 इज इक्वल टू 0, तो λ1 इज इक्वल टू माइनस 3 λ3। तो हम देख रहे हैं कि λ2 और λ1 दोनों λ3 पर डिपेंड कर रहा है। तो अब टेकिंग λ3 इज इक्वल टू 1, λ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, λ2 इज इक्वल टू इसी तरह से क्या हो जाएगा 2। सो जब हमें λ1 λ2 λ3 वैल्यू पता चल गया तो हमें एक रिलेशन बता देंगे इन तीनों वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से चूँकि हम पहले से यहाँ पर हमने क्या लिया है, λ1
इंटू A1 प्लस λ2 इंटू A2 प्लस λ3 A3 इज इक्वल टू 0। तो इसी पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, λ1 का, λ2 का, λ3 का वैल्यू को पुट करेंगे तो A1 A2 A3 के बीच जो रिलेशन है वह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से λ1 इंटू A1 प्लस λ2 इंटू A2, ठीक है, फिर प्लस λ3 इंटू क्या A3 इज इक्वल टू 0 0। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं -3A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं 2 रो है तो m इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल्स हैं 3, तो n इज इक्वल टू 3। अब n माइनस m इज इक्वल टू 1। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना ये नॉन बेसिक वैल्यू हमें मिलेगा, तो 1 नॉन बेसिक वैल्यू, यानी एक वैल्यू हमें 0 होगा, ठीक है, एक वेरिएबल का मान 0 होना चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशंस NCM यानी कि 3C2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, यानी कि मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन हमें कितने मिलेंगे 3 मिल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 3 ही हमें मिलेगा ही मिलेगा, 3 से कम भी मिल सकता है, तो जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम पता करते हैं टेकिंग x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 का वैल्यू जब 0 लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये x2 वाला जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में उसे गायब कर देते हैं। बाकी बचा 4 2 1 5, ठीक है, और यहाँ x1 x3 इज इक्वल टू 4 5। तो x1 x3 कैसे निकलेगा, ऐसे इधर लाएंगे तो इन्वर्स 4 5। अब इसका इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, x1 x3 का वैल्यू 5/6 और 2/3। तो इस तरह से x1 इज इक्वल टू 5/6, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 2/3 इज अ बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद फिर टेकिंग x1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी जब x1 का वैल्यू हम 0 लेंगे तो उस स्थिति में हम यहाँ क्या करेंगे, ये x1 का जो कोएफिशिएंट है उसे हम डिलीट कर देते हैं। बाकी जो बचा 2 1 1 5 और यहाँ पर भी x2 x3 ले लेंगे इज इक्वल टू 4 5, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर x2 x3 इज इक्वल टू, इसे इधर लाएंगे इन्वर्स हो जाएगा 4 5 और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यह रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 5/3 और x3 इज इक्वल टू 2/3। बेसिक सॉल्यूशन में मतलब एक वैल्यू तो हमें 0 होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला express the point P12 1/2, 1/4 as a convex linear combination of the points A 0 0 B 0 1 and C 1 0। तो हम इसे यहाँ पर इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, लेट 1/2, 1/4 इज इक्वल टू μ1 0 0 प्लस μ2 0 1 प्लस μ3 1 0 वेयर μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 इज इक्वल टू 1 एंड μi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये तीनों ही या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और इन तीनों का सम 1 है। तो इट इम्प्लाइज दैट 1/2, 1/4 इज इक्वल टू μ1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, μ2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 0 μ2, μ3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे μ3, 0। तो 1/2, 1/4 इज इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे μ3, μ2, कंपेयर करेंगे तो μ2 इज इक्वल टू 1/4, μ3 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, μ1 का मान निकाल लेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि μ2 और μ3 दोनों ही 0 से बड़ा है, ठीक है। अब सिंस μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 इज इक्वल टू 1, तो μ1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, तो μ1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो μ1 इज इक्वल टू 1/4। तो हैंस 1/2, 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 0 0 प्लस 1/4 इंटू 0, 1 प्लस 1/2 इंटू 1, 0। मतलब μ1 μ2 और μ3 का वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से 1/2, 1/4 को हम पॉइंट A, B और C के कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन के रूप में शो करेंगे, कन्वेक्स लीनियर कम्बिनेशन के रूप में। इसके बाद अगला चेक वेदर 2, 3 इज इन द कन्वेक्स हल ऑफ द पॉइंट्स A, B and C। इफ यस राइट 2, 3 एज अ कन्वेक्स लीनियर कम्बिनेशन ऑफ A, B and C, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से लेट 2 3 इज इक्वल टू μ1 1, 1 प्लस μ2 4, 2 प्लस μ3 2, 5 वेयर μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 इज इक्वल टू 1, μi ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो 2 3 इज इक्वल टू μ1, μ1 मल्टीप्लाई कर देंगे μ1 को दोनों से, प्लस यहाँ μ2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर μ3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 इज इक्वल टू यहाँ पर ये ऐड करेंगे μ1 प्लस 4 μ2 प्लस 2 μ3, फिर μ1 प्लस 2 μ2 प्लस 5 μ3। अब यहाँ पर 2 के इक्वल में ये हो जाएगा, 3 के इक्वल में ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम इसे इस तरह से लिख देंगे
μ1 + 4 μ2 + 2 μ3 = 2, μ1 + 2 μ2 + 5 μ3 = 3। और यहाँ पर हमें पहले से दिया हुआ है कि μ1 + μ2 + μ3 क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 2μ2 - 3μ3 = -1। फिर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो 3μ2 + μ3 = 1। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर μ2 का वैल्यू क्या मिलता है, 2/11। पुटिंग द वैल्यू ऑफ μ2 इन इक्वेशन 4, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मू3 का वैल्यू 5/11। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ μ3 इन इक्वेशन 3 हमें क्या मिलता है, यहाँ μ1 = 4/11। तो 2,3 is in the convex hull of the points A, B and C, and 2,3 = 4/11, 1,1 + 2/11, 4,2 + 5/11, 2,5। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, राइट द LPP फॉर्मुलेशन ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो LPP फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, मिनिमाइज Z, असाइनमेंट प्रॉब्लम में मिनिमाइज Z = क्या हो जाएगा, 12x11 फिर x प्लस x12 4x12 फिर प्लस 5x13 प्लस 8x21 फिर प्लस 6x22 फिर यहाँ प्लस 7x23 फिर प्लस 1 × x31 फिर प्लस 9 × x32 प्लस 12 × x33। ठीक है, सब्जेक्ट टू यहाँ क्या करेंगे, x11 प्लस x12 प्लस x13 = 1, हमेशा 1 ही लेना है। इसी तरह से x21 प्लस x22 प्लस x23 = 1। इसी तरह से x31 प्लस x32 प्लस x33 = 1। इसी तरह से अब नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, कॉलम वाइज, यहाँ x11 प्लस x21 प्लस x31, ठीक है, = 1। इसी तरह से x12 x22 x32 ऐड करते हुए = 1। इसी तरह से x13 इसके बाद x23 फिर x33, इन तीनों को ऐड करते हुए = 1 और लिख देंगे xij = 0 और 1। ठीक है, जहाँ i = 1 to 3 और j = 1 to 3। ओके, इस तरह से हम शो कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट द LPP फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसका हमें LPP फॉर्म लिखना है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, मिनिमाइज Z = 5x11 प्लस 11x12 प्लस 2x13 प्लस 6x14 प्लस 4x21 प्लस 9x22 प्लस 7x23 प्लस x24 प्लस 3x31 प्लस x32 प्लस 4x33 प्लस 3x34। अब सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पर भी उसी तरह से x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14, ठीक है, = 40 दिखाएंगे इसमें। असाइनमेंट प्रॉब्लम में यहाँ पर हम क्या दिखाते थे, 1। ठीक है, यहाँ पर 1 दिखाते थे, रो का सम 1, कॉलम का सम 1, लेकिन इसमें हम क्या दिखाएंगे, ये क्लियर दिया हुआ रहता है। तो इसी तरह से x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 = 30, ये जो सप्लाई है। ठीक है, इसी तरह से x31 प्लस x32 प्लस x33 प्लस x34, ये लाइन = 30। अब ये कॉलम वाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, x11 प्लस x21 प्लस x31 = ठीक है 30। फिर इसी तरह से x12 प्लस x22 प्लस x32 = 20। इसी तरह से x13 x23 x33 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, इसी तरह से x14 x24 x34, ठीक है, क्या हो जाएगा हमें 40। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे xij ≥ 0। गौर करेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम में यहाँ पर लिखते हैं xij = 0 और 1, और इसमें क्या लिखेंगे xij ≥ 0, और इसमें भी ij का वैल्यू 1 to 3, इसमें भी ij का वैल्यू 1 to 3। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन, गिव द टेबुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग TP। हमें इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, m = 4 n = 3। m = 4 का मतलब हमें क्या हो गया, 4 रो, n = 3 यानी 3 कॉलम। तो 4 रो, ठीक है, और 3 कॉलम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C11 4, ठीक है, C11 4, C12 3, C13 2। इसी तरह से C21 क्या है, 3 है, C22 7 है, C23 5 है, C31 7, C32 2, C33 9, C41 2, C42 2, C43 7। अब A1 A2 A3 A4 का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसे AI से दिखा देंगे। ठीक है, 45 A1 45, ठीक है, ये A2 को हम दिखा देंगे 30, A3 इस लाइन में 25, ये A4 50। ठीक है, अवेलेबिलिटी हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर ये डिमांड,
ठीक है। हमको यहाँ पर दिया हुआ है B1 की जगह 40, ये BJ मतलब ये B1 का वैल्यू, B1 इज इक्वल टू 40, B2 इज इक्वल टू 20 और B3 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इस तरह से टेबुलर फॉर्म दिखा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द फॉलोइंग TP। मैथमेटिकल मॉडल यानी LPP फॉर्म में ही इसे लिखना है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो इसकी सहायता से हम यहाँ लिखेंगे मिनिमाइज z इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 5x11 प्लस 7x12 प्लस 6x13 प्लस 4x14 प्लस 2x21 प्लस 8x22 प्लस 3x23 प्लस x24 प्लस x31 प्लस 7x32 प्लस 4x33 प्लस 5x34। अब सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इज इक्वल टू 70। हम यहाँ दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 70, ठीक है। फिर जाकर के x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24, ठीक है, ये सब हमें क्या दिया हुआ है, B2 क्या दिया हुआ है 40, A2 क्या दिया हुआ है 50। इसी तरह से ये थर्ड रो में ये सब ऐड होकर के क्या हो जाएगा, x31 x32 x33 x34 इज इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद हम ये कॉलम वाइज ले लेंगे। यहाँ पर x11 प्लस x21 प्लस x31, x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू 50, ये B1, ठीक है। इसके बाद ये x12 प्लस x22 प्लस x32 इज इक्वल टू B2, क्या ले लेंगे 40। फिर x13 प्लस x23 प्लस x33, ठीक है, ये क्या ले लेंगे यहाँ 50। इसी तरह से x14 प्लस x24 प्लस x34 इज इक्वल टू B4 का वैल्यू 70। और यहाँ x i j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लिखकर दिखा देंगे i इज इक्वल टू 1 2 3 4, j इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, फॉर्मुलेट सुटेबल LPP ऑफ द गेम विथ रेस्पेक्ट टू मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इस गेम प्रॉब्लम का वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर इस रो में मिनिमम -10 है, इस रो में मिनिमम 2 है, इस रो में मिनिमम 10 है और इस कॉलम में मैक्सिमम 20, इसमें 15 है, इसमें कॉलम मैक्सिमम 10 है। तो यही हमें क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा। अब यहाँ पर लेट स्ट्रेटजी फॉर A, ठीक है, यहाँ क्या है A1 का ये स्ट्रेटजी A1 की प्रायिकता मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी P1 है, ठीक है। A2 स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या है P2 है, A3 स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या है P3। इसी तरह से B का स्ट्रेटजी हम इस तरह से मान लेंगे, B1 का प्रोबेबिलिटी क्या है Q1, B2 का Q2 है, B3 का Q3 है, ठीक है। मतलब B1 स्ट्रेटजी को Q1 प्रोबेबिलिटी के साथ खेलता है, B2 स्ट्रेटजी को Q2 प्रोबेबिलिटी के साथ, B3 को Q3 के साथ। इसी तरह से A जो है A1 स्ट्रेटजी को P1 प्रोबेबिलिटी के साथ खेलता है, A2 स्ट्रेटजी को P2 के साथ और A3 स्ट्रेटजी को P3 के साथ खेलता है। सच डैट P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1 एंड Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1 वेयर P1 P2 P3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड Q1 Q2 Q3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ गेन्स ऑफ A, तो G1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरह से यहाँ 5P1 10P2 प्लस 20P3, ठीक है। यहाँ पर हम इसे समझने के लिए यहाँ P1 यहाँ P2 यहाँ P3 लिख देंगे और यहाँ Q1 यहाँ Q2 यहाँ Q3। इसी तरह से G2, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू P1 प्लस 6 इंटू P2 प्लस 15 इंटू P3, ठीक है। फिर G3 यहाँ -10P1 प्लस 2P2 प्लस 10P3 वेयर P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1। अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ B, ठीक है, तो ये क्या लॉस के रूप में, ठीक है ना। L1 इज इक्वल टू यहाँ B का कैसे निकालें, B1 के लिए हो जाएगा, सॉरी ये L1 हम कैसे निकालेंगे 5Q1 प्लस 0 इंटू Q2 माइनस 10Q3, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10Q1 प्लस 6Q2 प्लस 2Q3, ठीक है। L2 इज इक्वल टू, फिर L3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20Q1 प्लस 15Q2 प्लस 10Q3, ठीक है, वेयर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ लेट द मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर A इज U इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ G1, G2, G3, ठीक है, एंड द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वेयर लॉस ऑफ प्लेयर B इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ L1, L2, L3। देन G1 बाई U
इज इक्वल टू 5p1/u प्लस 10p2/u प्लस 20p3/u ग्रेटर देन इक्वल टू u/u, g2/u, ठीक है, इज इक्वल टू 6p2/u प्लस 15p3/u ग्रेटर देन इक्वल टू u/u, g3/u इज इक्वल टू माइनस 10p1/u प्लस 2p2/u प्लस 10p3/u ग्रेटर देन इक्वल टू u/u, और यहाँ p1/u प्लस p2/u प्लस p3/u इज इक्वल टू 1/u। इसी तरह से L1/v इज इक्वल टू 5q1 L1/v इज इक्वल टू 5q1/v माइनस 10q3/v लेस देन और इक्वल टू v/v, ठीक है। इसे फिर जाकर L2/v इज इक्वल टू 10q1/v प्लस 6q2/v प्लस 2q3/v लेस देन इक्वल टू v/v, L3/v इज इक्वल टू 20q1/v प्लस 15q2/v प्लस 10q3/v लेस देन इक्वल टू v/v, और q1/v प्लस q2/v प्लस q3/v इज इक्वल टू 1/v। लेट x1 इज इक्वल टू p1/u, x2 इज इक्वल टू p2/u, x3 इज इक्वल टू p3/u, एंड y1 इज इक्वल टू q1/v, y2 इज इक्वल टू q2/v, y3 इज इक्वल टू q3/v। देन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/u, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1/v। अब लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ए, तो मैक्सिमाइज u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर, इसमें हम p1/u की जगह x, p2/u की जगह क्या पुट कर देंगे x1, x2 और x3 पुट करेंगे, u/u 1 होगा। तो मतलब इन तीनों में हम p1/u की जगह x1, p2/u की जगह x2, p3/u की जगह x3 पुट करेंगे और u/u की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये 3 कांस्टेंट प्राप्त होंगे x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से प्रॉब्लम ऑफ बी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज v इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, सब्जेक्ट टू y1 माइनस 10y2, यह भी इससे प्राप्त होगा। q1/v को हम ये मान लेंगे y1, q2/v को y2 और q3/v को y3 मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 5y1 माइनस 10y2 लेस देन इक्वल टू 1, 10y1 प्लस 6y2, ठीक है, प्लस 2y3 लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा यहाँ 20y1 प्लस 15y2 प्लस 10y3 लेस देन इक्वल टू 1, y1, y2, y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद यूज डोमिनेंस प्रिंसिपल टू सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि रो 2 जो है, सेकेंड रो जो है वह R1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है, R2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R1, इसीलिए हम क्या करेंगे R1 को डिलीट कर देंगे, ठीक है। R1 को डिलीट करेंगे तो हमें इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि कॉलम 3 जो है कॉलम 1 से क्या है, कॉलम 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम 1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे कॉलम 3 को डिलीट कर देंगे, तो हमें इस तरह से पे मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और फिर जाकर हम देखेंगे कि R1 ग्रेटर देन इक्वल टू R3 है, तो वहाँ पर हम R3 को डिलीट करेंगे तो हमें यह पे ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होगा। फिर जाकर के कॉलम 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम 2, तो हम कॉलम 3 को डिलीट करेंगे तो हमें यह पे ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखें कि ये 2/2 मैट्रिक्स के रूप में हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से 6 - 1 5, 2 - 3 5, 6 - 3 9, 2 - 1 1। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे 9 1 1 9, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर हम क्या करते हैं 5/, इन दोनों का ऐड, फिर नीचे यहाँ भी 5/, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर भी 1/, इन दोनों का सम, और यहाँ पर भी 9/, इन दोनों का सम। सो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा हमको 6 × 1/2 प्लस माइनस 3 × 1/2 यानी कि 3/2। और स्ट्रेटजी ऑफ ए, यहाँ A1 A2 A3 A4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमको A1 की जगह 0 आ जाएगा, A2 स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और A3 स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो A2 A3 की जगह 1/2 लिख देंगे, A4 की जगह 0, A1 और A4 की जगह। इसी तरह से बी के लिए स्ट्रेटजी क्या है, B1 की स्ट्रेटजी, B1 स्ट्रेटजी अपनाने का क्या है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है 1 और 2 के लिए, B1 और B2 के लिए हमें आया हुआ है प्रोबेबिलिटी। तो B1 और B2 1/10, B2 9/10, B3 B4 क्या हो जाएगा 0। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।